केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। एसिडिक नेचर एंड एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है सी डबल बॉन्ड OH, किसी की भी अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी हो तो हम उसका क्या बना लें, कॉन्जुगेट बेस। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड O ओपन नेगेटिव, और ये कौन निकल गया H+। एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा किस पर डिपेंड करती है, ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ, हम ये जानते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ठीक है भाई, तो इसके कॉन्जुगेट बेस को कैसे स्टेबिलिटी मिल रही है, हमें मालूम है ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज कौन सी पोजीशन पर है, एलाइलिक पोजीशन पर है। तो एलाइलिक पोजीशन पर है तो यहां पर ये इससे क्या हो जाएगा बेटा, डबल एरो सिस्टम चलेगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये दो ऑक्सीजन पर क्या कर रहा है, डीलोकलाइजेशन कर रहा है। तो ड्यू टू डीलोकलाइजेशन स्टेबिलिटी यहां पर मिल रही है। ठीक है, तो अगर कैनोनिकल फॉर्म हम इसकी बनाएंगे तो कैनोनिकल फॉर्म क्या बनेगी, सॉरी एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाएंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो क्या बनेगा, ये दो ऑक्सीजन लगा दिए, दोनों पर हमने ये दे दिया, और चार्ज कितना हो गया, -1/2 -1/2। ठीक है, अब मुझे बताओ फिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा। चलिए देखते हैं बेटा, फिनॉल में हमने ये बनाया OH। ठीक है, अब हमने इसका बनाया कॉन्जुगेट बेस, क्या बनाया, कॉन्जुगेट बेस बनाया, ये बन गया नेगेटिव। और कॉन्जुगेट बेस में हम ये जानते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करेगा, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आएगा, इस कार्बन, इस कार्बन और इस कार्बन पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आएगा। तो यहाँ डीलोकलाइजेशन किस किस के बीच में हो रहा है, 3 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, जबकि यहाँ पर डीलोकलाइजेशन किसके बीच में हो रहा है, 2 ऑक्सीजन के बीच में। तो मैं ये आपको पहले ही बता चुका हूँ कि नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है या मोर कंफर्टेबल होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का। तो 3 कार्बन और 2 ऑक्सीजन मिलकर इसे इतना कंफर्टेबल नहीं कर पाएंगे इस नेगेटिव चार्ज को, जितना कि 2 ऑक्सीजन कर सकते हैं। बात समझ में आई है, फिनॉल है मोर रेजोनेंस या मोर डीलोकलाइजेशन भी हम बोल सकते हैं, सही वर्ड डीलोकलाइजेशन होगा, मोर डीलोकलाइजेशन देन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा यहाँ पर डीलोकलाइजेशन होता है। ठीक है, लेकिन हमें एक बात याद रखनी है कि नेगेटिव चार्ज इज मोर कंफर्टेबल, is more comfortable at more electronegative atom। ठीक है, तो इन फिनॉल नेगेटिव चार्ज किस किस पर है, चार्ज इज ऑन 1 ऑक्सीजन एंड 3 कार्बन। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में किस पर है, इन कार्बोक्सिलिक एसिड 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन पर, और 2 ऑक्सीजन पर है उसके बावजूद भी इट इज मोर कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल या मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल है। इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होते हैं, किससे, फिनॉल से। ठीक है, और वैसे भी हमें मालूम है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, ये इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल भी करेगा इंडक्टिव से,
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है मीसोमेरिक से, पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है इंडक्टिव से, ठीक है। और इस बात को बाकायदा हम प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखिए कैसे। हमने ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और इसकी रिएक्शन एक बहुत वीक बेस से करा दी, सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा? सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन करेगा, ONA पॉजिटिव, ठीक है। साथ में क्या बनाएगा? H2O, और क्या बनाएगा? CO2, क्योंकि H2CO3 बन रहा था। कार्बोक्सिलिक एसिड में नेगेटिव चार्ज ज्यादा कंफर्टेबल है, मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है। कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है। नहीं, मैंने कहाँ कहा फिनॉल को? फिनॉल को आप लोगों ने कहा था कि फिनॉल ज्यादा एसिडिक है। मैं ये कह रहा हूँ कि फिनॉल, ये आपने गलत कहा। कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है कंपैरेटिवली, ठीक है। अब यही हमने, हाँ, कहाँ लिखा? इसमें डीलोकलाइजेशन ज्यादा है, डीलोकलाइजेशन ज्यादा हो रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज 4 एटम पर जा रहा है, 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन पर। तो इससे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, पर होता नहीं है। क्यों? कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 पर ही जा रहा है, पर दोनों ऑक्सीजन है। दोनों क्या है? ऑक्सीजन है। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ ज्यादा कंफर्टेबल है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। 3 कार्बन इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है जितने 2 ऑक्सीजन हो गए, तो ये यहां पर ज्यादा स्टेबल हो गया। आगे समझ में? अब अगर इसी फिनॉल की रिएक्शन हम करा दें, किसके साथ करा दें बेटा? इसी वीक बेस के साथ में, NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में, तो ये कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाता है, डू नॉट रिएक्ट। और जब ये रिएक्शन नहीं दिखाता, इसका मतलब देखो, ये तो वीक बेस है, क्या है? और वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो बनी बात है, अगर इसने रिएक्ट कर लिया तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कंपैरेटिवली, इसके कंपैरेटिवली। और ये फिनॉल भी एसिडिक होता है। कैसे एसिडिक होता है? अगर बहुत स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, अगर आप इसकी रिएक्शन NaOH के साथ में कराते हो तो ये रिएक्ट कर लेता है, NaNH2 के साथ कराते हो रिएक्ट कर लेता है, लेकिन NaSCO3 के साथ नहीं कर रहा, तो इसका मतलब एसिडिक एसिड के कंपैरेटिवली ये क्या हो गया? एक वीक एसिड हो गया। क्या हो गया? ये इस बात को प्रूव करता है। और ये डिफरेंस भी होता है, डिफरेंस बिटवीन, ये डिफरेंस है किस किस के बीच में? फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये टेस्ट नहीं है, नहीं तो टेस्ट समझने लगो, ये डिफरेंस है। क्लियर है बेटा? चलो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है, किससे? फिनॉल से। अब अगर मैं यहां पर बात करूं, हमने 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लिए, एक लिया फॉर्मिक एसिड और दूसरा लिया एसिटिक एसिड। बताइए कौन ज्यादा एसिडिक होगा? फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों एसिडिक होगा? क्योंकि ये क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। देखिए, अगर हमने इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया CH3CO नेगेटिव, यहां इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कौन करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। और ये कौन है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये, तो ये से अनस्टेबल कर देगा। और यहाँ कुछ भी नहीं है, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बहुत हल्का सा करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जबकि ये कंफर्टेबल किससे होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से होगा, ठीक है। तो फॉर एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर के लिए कौन सा ग्रुप चाहिए आपको? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज रिक्वायर्ड। जबकि यहां कौन है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा? इसका ऑपोज। क्या करेगा? ऑपोज करेगा इसका। तो इसीलिए ज्यादा एसिडिक कौन है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक इन कंपैरेटिव टू एसिटिक एसिड। इज इट क्लियर?
तो एसिडिक स्ट्रेंथ और किस पे डिपेंड करती है? अब जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं, देखिए हमने एक एसिटिक एसिड लिया COH, और एक फ्लोरो एसिटिक एसिड लिया हमने CH2COH। कौन ज्यादा एसिडिक होगा बताइए? क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन जो है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो बनी बात है ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, चलिए देखिए CH3COH हमने ये लिया, एक लिया हमने ट्राइक्लोरो CCl3 एसिटिक एसिड, और एक ले लिया ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। बताइए कौन ज्यादा एसिडिक होगा? फिर उसके बाद फिर उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ये समझाने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, अब अगर हमने ये कंपाउंड लिया आपके सामने, यहां COH लगाया, अब एक बार मैंने फ्लोरीन यहां लगाया, एक बार यहां लगाया फ्लोरीन, एक बार यहां लगाया फ्लोरीन, कौन ज्यादा एसिडिक होगा? जो पास में होगा, क्योंकि आपका ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉल कर रहा है, और काहे से कर रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट से कर रहा है। और अगर इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन विड्रॉल कर रहा है तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस इफेक्ट होता है, पास से ज्यादा ये करेगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा बेटा आपको। ठीक, चलिए अब ये बताइएगा, हमने ये लिया COH, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? बेंजोइक एसिड। ठीक है, फिर हमने लिया एक पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा दिया मैंने। ठीक है, और फिर मैंने लिया आपका मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, पैरा। एसिडिक ऑर्डर बताइए जरा मुझे फटाफट जल्दी से, ABC। पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड इसका नाम है, और इसका नाम क्या हो गया? पैरा मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं BCA, कुछ कह रहे हैं BAC, मतलब कंफ्यूजन है। चलिए कंफ्यूजन को दूर करते हैं। NO2 ग्रुप कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो ये क्या करेगा? H+ के निकलने को आसान करेगा, नेगेटिव चार्ज को ज्यादा अच्छा करेगा। तो सबसे पहले तो B हो गया, तो B दोनों में कॉमन है। OCH3 कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो मीजोमेरिक से ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और अनस्टेबल बनाएगा। क्या करेगा? अनस्टेबल बनाएगा, और अनस्टेबल बनाएगा तो इसका मतलब ये कैसा हो गया? बेकार हो गया। जबकि इससे अच्छा कौन हो गया? A। तो कौन सा ऑप्शन है? BAC। बेटा पहली बात तो इंडक्टिव डिस्टेंस इफेक्ट है, और दूसरी बात इंडक्टिव से दे रहा है, ले रहा है, लेकिन उतना थोड़ी है ले रहा है जितना मीजोमेरिक से दे रहा है। मीजोमेरिक से तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा ना, तो अनस्टेबल कर रहा ना। हम कह रहे तुम इंडक्टिव को भी काउंट कर लो। समझ में आ रही है बात? इंडक्टिव को भी काउंट कर लो, इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पर मीजोमेरिक से ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा कस के दे रहा है। इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, पर मीजोमेरिक से ज्यादा कस के इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, चलिए एक और कंपैरिजन करते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही। हमने ये ले लिया COH बेंजोइक एसिड, फिर दूसरा हमने ले लिया COH, वही NO2 ग्रुप को लगा दिया, नाइट्रो बेंजोइक एसिड हो गया। तीसरा हमने ये लगा दिया COH, ये एनिसोल ग्रुप लगा दिया हमने यहां पर। चौथा COH OCH3। अब ऑर्डर बताइए जरा मुझे, ABCD, ऑर्डर बताइए भाई। हाँ, हाँ बताइए। DBCA। हाँ, और कोई इससे अलग?
तो दूसरा ऑप्शन निकला है बी डी ए सी। हाँ, किस किस का है ये आंसर? सेकंड वाला। पहला वाला किस किस का है? अच्छा, आप दोनों का बी डी ए सी। अच्छा, ये इनके साथ जा रहा है। आपका बी डी सी है। बिल्कुल ये अलग आंसर निकला है। अलग आंसर वाले बच्चे में बहुत पसंद है। बिल्कुल ये अलग आंसर देना चाहिए। या तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, सारिका। सारिका। सर मेरा बी ए और सी डी। बी ए सी डी। ये तो कहती है हमारी नौकरी लगनी नहीं चाहिए। वाह बच्चों, तुम लोग वो हो, कसम से इतना नाम रोशन करोगे ना कि अगर पेपर देंगे तो 4 ऑप्शन होंगे तो सब 4 ऑप्शन अलग अलग लगा के आएंगे, कोई एक तो सही करके ही आएगा। हमारे बच्चे अनअटेम्प्टेड तो छोड़ेंगे नहीं सर, हम सब करके आए। अब जरा मेरे इसके रीजन सुन लीजिएगा, और मेरे रीजन सुनने के बाद में जरा अपने रीजन से मिलाकर उसे सोचिएगा, और फिर अगर कुछ इस पर वो लगे, आपको डाउट लगे तो पूछना। ठीक है, देखो बेटा, NO2 ग्रुप कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। OCH3 कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है मीजोमेरिक से, इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -M और -I है। ये कैसा है? +M और -I। ये भी कैसा है? +M और -I। समझ में आई ये बात? इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो बनी बात है -M वाला ज्यादा अच्छा होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करके, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करेगा, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा एसिडिक नेचर को क्या करता है? बढ़ाता है। तो सबसे शानदार तो बी हुआ। कौन हुआ? तो बी वाली तो ये 3 ऑप्शन है, तो डी वाला तो सबसे पहले कैंसिल आउट हो गया। रुक जाओ बहन, रुक जाओ, रुक जाओ, तसल्ली रखो जरा, तसल्ली रखो। ठीक है, अब यहां पर अगर हम आ जाएं डी, अब डी वाले को देखो, डी में आपका ये कम कर रहा है, डी में ये कम कर रहा है। ठीक है, ये आपका स्टेबिलिटी कम कर रहा है, पर ऑर्थो इफेक्ट यहां लग गया। यहां क्या लग गया? ऑर्थो इफेक्ट लग गया। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, कोई सा भी ग्रुप यहां पर लग जाए ऑर्थो पोजीशन पर, वो हमेशा एसिडिक नेचर को बढ़ाता है। तो अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, फिर आप ऑर्थो को काउंट करोगे तो इसने एसिडिक नेचर बढ़ाया, पर इतना नहीं बढ़ाया कि ये मीजोमेरिक से भाई टक्कर लेने लगे। समझ में आ रही है बात? ऑर्थो इफेक्ट को पूरा भी तो समझो। मीजोमेरिक से ये टक्कर लेने लगे, इतना नहीं कर सकता ये। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये यहां पर क्या करेगा? एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा। और वैसे भी जरा एक चीज सोचिए, यहां पर ये ऑक्सीजन है और ये CH3 लगा हुआ है। किस पर लगा हुआ है? बेंजीन रिंग पर लगा हुआ है। यहां समझना जरा यार, बेंजीन को सही चुनना। C डबल बॉन्ड O और ये है H, ये ऑर्थो पोजीशन पर है। तो देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं कर लेगा। किसे? ऑक्सीजन की साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहा है कि नहीं? ऑक्सीजन से ऑक्सीजन तो कर नहीं पाएगा। तो क्या ये H अवेलेबल रहेगा H2O के लिए? जब अवेलेबल नहीं रहेगा तो क्या ये आयोनाइज होगा? आयोनाइज नहीं होगा तो क्या H+ देगा? तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो ये एसिडिक नेचर को थोड़ा सा कम कर देगा। किसके कंपैरेटिवली? बी वाले के कंपैरेटिव, बी वाले कंपैरेटिव। पर ऑर्थो इफेक्ट की वजह से हाँ ठीक है, एसिडिक होता है। फिर इसके बाद में कौन आया? फिर आया सी। फिर कौन आया? सी आया। आया कि नहीं आया? नहीं, सी सबसे बेकार होगा, सी सबसे बेकार होगा। ए आया, क्योंकि यहां सी में तो ऑर्थो इफेक्ट भी नहीं लग रहा है और ये ऑपोज कर रहा है। तो क्या ऑप्शन होगा आपके? पहला हुआ बी, फिर दूसरा हुआ डी, फिर हुआ ए, और फिर हुआ सी। ये वाला ऑप्शन किस किस का ये था? वेरी गुड। ठीक है,
चलिए अब बात करते हैं हम लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें, पूछिए अगर कोई डाउट हो तो। सारिका? नहीं सर। नहीं बेटा, आपका तो ऑप्शन बिल्कुल ये लगता है बेटा, अनोखा एकदम। अरे मैंने और तो इफेक्ट नहीं सोचा था ना। अच्छा, वो कब सोचोगी बेटा? 12th के बाद? बढ़िया है। हाँ, कंफर्ट जोन में आप रहो, दिमाग बीएससी में को। सोचेंगे। हाँ बीएससी में सोचेंगे। हटो। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखने जा रहे हैं, यानी कुल मिलाकर हम रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को देखने जा रहे हैं। ठीक है, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट्स। अच्छा, सॉल्ट्स तो आप जानते हो, सॉल्ट्स क्या होते हैं बेटा? बहुत बढ़िया बेटा, नमक। क्या बात है, हमें तो मालूम नहीं था, आज ही मालूम चला। मतलब कोई भी हाइड्रोजन को हटाकर हम किसी भी मेटल ग्रुप को यहाँ पर लगा देते हैं, जैसे हमने ये लगा दिया आर सी डबल बॉन्ड ओ एन ए, यानी एक एसिड की बेस के साथ रिएक्शन करा है, तो वो H2 का फॉर्मेशन करेगा ही और H की जगह Na आ जाएगा। ठीक है, या हम जरूरी नहीं है Na को लगाएं, हम पोटेशियम सॉल्ट भी बना सकते हैं, हम सिल्वर सॉल्ट भी बना सकते हैं, हम कैल्शियम सॉल्ट भी बना सकते हैं। कैल्शियम सॉल्ट बनाएंगे तो हमें 2 वैलेंसी चाहिए पड़ेंगे, यानी 2 नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो 2 नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो इसे हमें 2 बार लिखना पड़ेगा, और यहां पर हमने लगा दिया Ca+2। कुल मिलाकर इसे अपन कैसे लिखते हैं? अपन इसे लिखते हैं RCOO का होल ट्वाइस Ca। ये लिख, ये कैल्शियम सॉल्ट। समझ में आई ये बात? तो यहां पर सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है या पहली रिएक्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं डी कार्बोक्सिलेशन। और डी कार्बोक्सिलेशन की ये खासियत होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ सोडियम सॉल्ट में होता है। किसमें होता है? सोडियम सॉल्ट में होता है। तो सोडियम एसीटेट को जैसे हमने ये लिया, या सोडियम प्रोप्यूनेट को लिया, किसी भी सॉल्ट को हमने यहां पर ले लिया ONA, और इसकी रिएक्शन हमने सोडा लाइम से करा दी। सोडा लाइम क्या होता है? CaO और NaOH का मिक्सचर, इसे हम क्या बोलते हैं? सोडा लाइम बोलते हैं। तो सोडा लाइम से अगर हमने रिएक्शन करा दी तो यहां से क्या निकल जाएगा बेटा? Na2CO3। ये ठीक है, बिल्कुल मैं करा चुका हूं। Na2CO3 यहां से निकल जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? ये जो H है इस एल्काइल ग्रुप में आकर जुड़ जाएगा और एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। तो मैंने ये फॉर्मेशन ऑफ एल्केन में ये रिएक्शन बताई, और एल्केन हमेशा पेरेंट से एक कम कार्बन वाला बनेगा, और इसीलिए इस रिएक्शन को यूज किया जाता है एज अ डिसेंट ऑफ सीरीज। मतलब जब आप कन्वर्जन्स पढ़ेंगे तो कन्वर्जन्स में कार्बन वगैरह कम करना हो किसी चीज से, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। समझ में आ गया? ठीक। अगर हमारे पास सोडियम सॉल्ट नहीं है, कोई दूसरा सॉल्ट है, तो फिर वहां हम लगाते हैं कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस। याद आया? ठीक है, ये किसी भी सॉल्ट के लिए हो सकती है, फॉर एनी सॉल्ट, और इससे हम एल्केन एल्कीन एल्काइन किसी का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन में मैंने आपको पढ़ाया था इसे। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने ये ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O ONA, CH3 C डबल बॉन्ड O ONA। ठीक है भाई, अब हमने इसके अंदर किसे डाला भाई? पानी को डाला, HOH, HOH, और हमने इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया। तो इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर मैंने आपको बताया था कि क्या होगा भाई, जो आपका कैथोड रहेगा, कैथोड पर फॉर्मेशन होगा NaOH का। Na पॉजिटिव है
कहाँ जाएगा, कैथोड पर नेगेटिवली चार्ज, और पानी भी वहां जाएगा। तो ये NaOH यहाँ लगाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस को निकाल देगा, H2 गैस को निकाल देगा, दोनों हाइड्रोजन यहाँ से टूट जाएंगे। ठीक है भाई, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव, तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी और NaOH का फॉर्मेशन हो जाएगा। एनोड पर क्या होगा, ये चीज कहाँ हुई है बेटा, कैथोड पर। एनोड पर क्या होगा, ये CO2 यहां से निकल जाएगा, ये CO2 यहां से निकल जाएगा पूरा पूरा, तो ये निकल गया आपका CO2, और ये CH3 का एक बॉन्ड खाली और इस CH3 का एक बॉन्ड खाली, दोनों का एक एक बॉन्ड खाली हो गया और दोनों CH3 आपस में जुड़ जाएंगे और ये फॉर्मेशन करेगा किसका, एल्केन का। किसका फॉर्मेशन करेगा, एल्केन का। अगर यहाँ ऑलरेडी एक बॉन्ड होता, अगर एक एक हाइड्रोजन करके, तो यहाँ एल्कीन बनता, और अगर डबल बॉन्ड होता तो क्या बनता, एल्काइन बनता। समझ में आ गई ये बात। तो ये प्रोडक्ट कहां पर मिल रहा है आपको, एनोड पर। तो एनोड से कौन सी गैस निकल रही है, CO2 और एल्कीन, ठीक है, और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और सॉल्यूशन के अंदर NaOH रह जा रहा है। कोई प्रॉब्लम इसमें बेटा, समझ में आ गई बात। चलिए अब नेक्स्ट एक नेम रिएक्शन देखते हैं, हंस डाइकर रिएक्शन। हंस डाइकर रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O Ag, सिल्वर सॉल्ट लिया। इस सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ में करा देते हैं, और यहाँ जो सॉल्वेंट लेते हैं वो कार्बन डाइसल्फाइड को लेते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड, इट इज अ सॉल्वेंट। तो यहाँ क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि सिल्वर के लिए सबसे पसंदीदा क्या होता है, अगर उसे हेलोजन मिल जाए तो वो तुरंत हेलोजन के साथ में लग जाएगा, तो क्या बनाएगा, AgBr। तो अब एक Br यहाँ पर बचेगा, और जो एक Br यहाँ पर बचेगा वो क्या करेगा, तो यहां से देखो बिल्कुल CO2, इसे भी अलग हो जाना है, ठीक है, और यहाँ पर दूसरे Br को आके लग जाना है, और इससे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, एक एल्काइल हैलाइड का। तो ये एल्काइल हैलाइड के फॉर्मेशन की भी एक प्रोसेस है, हंस डाइकर रिएक्शन। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। एक और देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा ड्राई डिस्टिलेशन। अगर हम ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं किसका, सोडियम सॉल्ट का, सॉरी कैल्शियम सॉल्ट का, इसका कैल्शियम सॉल्ट का हम ड्राई डिस्टिलेशन करा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कैल्शियम सॉल्ट में क्या होता है, बोलो भाई, दो लगते हैं इस टाइप के ग्रुप, चलो थोड़े से कार्बन बढ़ा देते हैं तब चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। CH3 CH2, हमने ये लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव, और ये क्या हो गया भाई, Ca+2। हमने ड्राई डिस्टिलेशन कराया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राई डिस्टिलेशन, क्या मतलब होता है ड्राई डिस्टिलेशन का। देखो बेटा, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क लेते हैं हम लोग, यहाँ पर फ्लास्क से क्या बन गया, और इस फ्लास्क में हमने ये लगाया एक क्या चीज, हमने ये लगा दिया एक कनेक्टर, ठीक है, 3 फेज कनेक्टर लगाया, ये लगा हुआ। यहां पर हमने सेप्टम वगैरह लगाकर यहाँ हमने थर्मामीटर को लगा दिया। इसके अंदर हमने सॉल्ट को डाला, और सॉल्ट को कैसा, हमने एक सॉल्वेंट के साथ डाला, तो बनी बात है कैल्शियम सॉल्ट है, पानी में सॉल्युबल हो जाएगा, तो पानी में लेकर हमने इसे डाल दिया। और पानी में डालने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लिबिक्स कंडेंसर लगाएंगे। ये कंडेंसर लगाया, कंडेंसर में हमने यहां से पानी को निकाला, और यहां से हमने पानी दिया ताकि पानी थोड़ी देर रुके, और ये पानी बहुत चिल्ड होना चाहिए, बहुत चिल्ड पानी होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। और इसे आगे लाकर ये पाइपलाइन यहां से निकलेगी, इसे हमने एक दूसरे कनेक्टर से यहां पर ये लगा दिया। यहां पर हमारा ये कलेक्टिंग फ्लास्क है, ठीक है,
और फिर हमने इसे हीट किया, और इसे हमने तब तक हीट किया, ड्राई डिस्टिलेशन का मतलब होता है हमने तब तक हीट किया जब तक कि ये पूरा ड्राई ना हो जाए, यानी पूरा वाटर ना हो। जबकि याद करो मैंने किस चीज के लिए आपको बताया था, वहां पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है ईथर्स में, ईथर बताया था, ईथर में परऑक्साइड बन जाते हैं, तो वहां कभी भी ड्राई डिस्टिलेशन तक, ड्राइनेस तक डिस्टिलेशन नहीं किया जाता है, क्योंकि उसके परऑक्साइड क्या होते हैं, एक्सप्लोजिव होते हैं। ठीक है, यहाँ ड्राई डिस्टिलेशन करना है, जब बहुत गर्म होगा यहाँ से स्टीम छोड़ेंगे, स्टीम्स इसके अंदर से जाएंगे, और जब यहाँ से ये ठंडे हो जाएंगे स्टीम्स, तो ये कंडेंस होकर इसके अंदर गिरेंगे। ठीक है, और जब आप इसका ड्राई डिस्टिलेशन करते हो, तो ड्राई डिस्टिलेशन में होता क्या है, तो होता ये है कि यहां से CaCO3 का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका फॉर्मेशन होता है CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है, CaCO3 का फॉर्मेशन हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट जानते हो क्या होती है, चॉक टाइप का मटेरियल। ड्राई डिस्टिलेशन में वो वहीं फ्लास्क में रह जाएगा, और ये जो CH2 रहेगा ये इस पर जाकर लग जाएगा, यानी ये किसका फॉर्मेशन कर देगा, एक कीटोन का। किसका फॉर्मेशन कर देगा, कीटोन का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये कीटोन बनाता है ड्राई डिस्टिलेशन। कैल्शियम सॉल्ट जो रहता है वो आपका कीटोन बनाता है। कोई प्रॉब्लम, बोलो भाई। अगर आपको एल्डिहाइड चाहिए, क्या चाहिए, अगर ड्राई डिस्टिलेशन से आपको एल्डिहाइड चाहिए, फॉर एल्डिहाइड, तो आप क्या करोगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वहां फिर फॉर्मल्डिहाइड की उम्मीद रहेगी। ठीक है, अब देखिए भाई, यहां पर हम क्या करेंगे, अगर हमें ये चाहिए तो हम यहाँ पर दो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट लेते हैं, जिसमें से कैल्शियम फॉर्मेट को लेते हैं। एक जगह ले लोगे ना आपने, एक कि सिर्फ उसे, यहाँ दो डिफरेंट लेना पड़ेगा, टू डिफरेंट कैल्शियम सॉल्ट। ठीक है, आपने कितना कहा था, सिर्फ आपने कहा था फॉर्मेट, कितना लंबा स्टेटमेंट बोला था, सुन लिया। चलिए देखिए भाई, हमने ये लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, कैल्शियम +2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और दूसरा हमने ले लिया कैल्शियम फॉर्मेट O नेगेटिव, और ये हो गया Ca+2। क्या बनेगा बेटा, CaCO3। तो पहला इसमें जो प्रोडक्ट रहेगा वो तो वही मिलेगा आपने जो अभी अभी देखा था। इसे हटा दूं, पहला प्रोडक्ट तो आपका वही मिलेगा जो अभी अभी आपको मिला था, यानी कीटोन। तो आपका ये कीटोन मिला है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। क्या मिल गया आपको, कीटोन मिल गया। दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, तो देखो यहां से आप CaCO3 को यहां से भी निकाल दो, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगा, फॉर्मल्डिहाइड। और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा कि ये इसका H इसके ऊपर जाकर अटैक करते, यानी अब आपको क्या मिल जाएगा, अदर एल्डिहाइड मिल जाएगा, ये आपको अदर एल्डिहाइड मिल जाएगा। और ये तीन टाइप के आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, 3 टाइप्स। और इसमें मेजर कौन सा होता है, लास्ट वाला, क्योंकि क्रिस क्रॉस के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ये होगा आपका मेजर। समझ में आ गया, ठीक है भाई। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। एंड रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH हमने ये लिया। ये तो आपको इतना तो मालूम ही होगा कि अगर हम किसी भी बेस के साथ में इसकी रिएक्शन करा दें तो क्या बनेगा। एसिड है तो एसिड बेस रिएक्शन दिखा देगा, ठीक है। सोडियम सॉल्ट बन गया। बेटा सेम यही चीज आप सोडियम से भी करा सकते हो, सोडियम मेटल को अगर आप डाल दो, ठीक है। नहीं है बस सुनिए, तो भी क्या हो जाएगा, तो भी बिल्कुल सेम यही प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, सोडियम मेटल डाल दिया। क्लियर है अच्छे से। देखो मैंने आपको ये बताया था कि जितने भी एल्कोहल्स रहते हैं, फिनॉल तो क्योंकि आपका एसिडिक होता है तो वो बेस NaOH के साथ रिएक्ट कर लेता है। बिल्कुल एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, अगर हमने ये फिनॉल नहीं लिया, साइक्लोहेक्सिनॉल लिया या कोई भी अल्कोहल लिया, कोई भी अल्कोहल लिया, ये अल्कोहल है, ये फिनॉल नहीं है, ये जो मैंने बनाया है ये एसिडिक नहीं होता है। तो थियोरेटिकली तो हम लोग कर लेते हैं भैया, क्या कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर बेस डाला तो H हटा दिया और हमने ये बना दिया, क्या बना दिया, ONA बना दिया। होता नहीं है। अगर Na आपको यहाँ पर लगाना है, हम लोग करते थे ना भाई, ये क्या करते थे, अल्कोहल को लेते थे, देखिए हमने ये लिया था CH3 CH2OH और हमने अल्कोहल को या बेस को अल्कोहलिक मीडियम में डिसॉल्व किया। याद आया मैं क्या कहता था, NaOH को आप डिसॉल्व कर दो, या तो आप पानी में डिसॉल्व कर सकते हो एक्वस सॉल्यूशन, या फिर आप क्या बना सकते हो, अल्कोहलिक सॉल्यूशन। बताया था कि नहीं। तो थियोरेटिकली ये चलता है, बेस ले लिया यानी हमने क्या ले लिया, NaOH ले लिया, तो हम लोग यहां पर क्या बनाते थे बेटा, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड बनाते थे। और मैं ये आपसे कहता था कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस या एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। याद आया कि नहीं आया। थियोरेटिकली हम लोग करते हैं, पूरी बुक्स में लिखा रहता है, प्रैक्टिकली नहीं होता है। बहुत हार्श कंडीशन में आप इसे कर सकते हो, और वो हार्श कंडीशन क्या होती है, वो ये होती है कि हम अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, सोडियम मेटल के साथ कराते हैं, तब जाकर इसका फॉर्मेशन होता है, याद रखिएगा, तब फॉर्मेशन होता है सोडियम फेनॉक्साइड का। ऐसा नहीं होता है NaOH ले लिया हमने कर दिया, ठीक है। या NaOH को आपको बहुत ही बेसिक करना पड़ेगा, बहुत कंसंट्रेटेड करना पड़ेगा, तब जाकर ये होगा। तो नॉर्मली ऐसे नहीं हो जाता कि NaOH को बस अल्कोहल में घोल दिया, तो सोडियम एल्कोक्साइड बन गया, काम चला लिया। ये नहीं होता है, प्रैक्टिकली बिल्कुल नहीं होता है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलो हटा दो इस पार्ट को कि लिखा रहने दो। तो सोडियम मेटल को डाला तो इस तरीके से ये इसने फॉर्मेशन किया, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसकी रिएक्शन CH3COH है, अगर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ में, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में कराएंगे तो क्या ये रिएक्ट करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा। अभी अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये कर लेता है ना, जबकि फिनॉल्स नहीं कर पाते। तो ये CH3COONA का यहां भी फॉर्मेशन कर लेगा। अगर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दें, अगर हम NH3 यानी अमोनिया के साथ करा दें तो क्या रिएक्ट कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा, क्योंकि ये तो बेस हो गया, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। इसके कंपैरेटिवली, सोडियम बाइकार्बोनेट के कंपैरेटिवली, तो अमोनियम एसीटेट का फॉर्मेशन कर लेगा। ये क्या बन गया, अमोनियम एसीटेट का फॉर्मेशन हो गया। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। क्लियर है। और जस्ट सोडियम के साथ तो मैंने आपको बता ही दिया है, इसके साथ रिएक्शन कराई हमने, तो CH3COONA का फॉर्मेशन हो जाएगा, और प्लस यहां से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। बस याद रखना सोडियम मेटल करा दो, इतनी कृपा करना, एसिडिक एसिड में पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो इतनी ज्यादा एंथैल्पी होगी, निकलेगी यहाँ से इतनी एनर्जी निकलेगी कि हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेगी और धमाका हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी अपन इसकी दूसरी रिएक्शन देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाँ। तो ट्यूशन तो 3 बजे तक का है, चलो ठीक है, बाकी कल।